नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पहले आप जानते हैं कि इस टाइम पे हम जिम कॉर्बेट की सीरीज सुना रहे, जो मैन ईटर सीरीज है उसमें सुना रहे। उत्तराखंड के जैसे बहुत सारी चीज़ें बोला था, लेकिन टाइम नहीं होने के कारण आज जो है थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा रहा हमारे पास, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था, तो इसलिए टाइम मिल गया। आज जो सुनाने जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट ने जो दूसरा बाघ मारा था, आदमखोर बाघ। जैसे मैंने पहले भी आपको चंपावत की कहानी सुनाई थी, चंपावत मैन ईटर की, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस बाघ ने मारे थे चंपावत मैन ईटर था। अब आपको जो दूसरा जिम कॉर्बेट ने दूसरा बाघ मारा, वो मुक्तेश्वर मैन ईटर था। जब मुक्तेश्वर मैन ईटर नैनीताल में था, नैनीताल वेटनरी इंस्टीट्यूट के आसपास उसने काफी तबाही मचाई हुई थी। वहां पे आए दिन ज्यादा अटैक कर रहा था उसके आसपास, और वहीं पे ज्यादा लोगों को मार रहा था। ये बात वैसे इतना घातक नहीं था, क्योंकि जब जिम कॉर्बेट 1907 से 1910 के बीच चंपावत मैन ईटर को मार रहे थे, या चंपावत आदमखोर को मार रहे थे, उसी टाइम जिम कॉर्बेट ने मुक्तेश्वर और पनार मैन ईटर के बारे में सुना। तो इससे ज्यादा पनार मैन ईटर था। उन्होंने पनार मैन ईटर को ही इससे पहले मारने गए थे, लेकिन वो काम उन्हें आधे में ही छोड़ना पड़ा और पहले मुक्तेश्वर मैन ईटर को मारने आए। उसका कारण ये था, जबकि पनार मैन ईटर जो था वो उससे ज्यादा था, जो मुक्तेश्वर से ज्यादा आतंक कर रहा था। उसने लगभग 400 लोगों को मारा। लेकिन मुक्तेश्वर मैन ईटर को इसलिए लोगों ने या गवर्नमेंट ने पहले कहा कि पहले से मारे। उसका कारण ये था क्योंकि वो नैनीताल के पास था, और उसमें नैनीताल के पास होने के कारण न्यूज़पेपर में भी उसकी घटनाएं जल्दी छप रही थी और गवर्नमेंट को भी जल्दी मिल रही थी। तो इससे गवर्नमेंट पे इसमें एक प्रेशर था, जो प्रेशर था, तो इस कारण पहले गवर्नमेंट ने जिम कॉर्बेट को बोला कि आप जो है मुक्तेश्वर मैन ईटर को मारे। और पनार मैन ईटर का जो उनका काम चल रहा था, प्रोग्राम था, उसे आधे में छोड़ के वो मुक्तेश्वर मैन ईटर को मारने। तो मुक्तेश्वर मैन ईटर मारने के लिए ये वहां पे, जैसे मैंने बोला, वेटनरी इंस्टीट्यूट, वो आप लोग अगर नहीं जानते तो वेटनरी इंस्टीट्यूट होता है जहां पशुओं का इलाज होता है। एक सीधा सिंपल समझ लो, पशुओं का हॉस्पिटल, जहां उनकी दवाई बनती है या उन्हें बीमारी के जो भी होते हैं उन चीजों का देखा जाता है। तो हम आते हैं कहानी पे। मुक्तेश्वर मैन ईटर जिम कॉर्बेट नैनीताल से चले, और जब वो चले तो पहली बार जहां रुके तो रामगढ़ में रुके। रामगढ़ में उनका रामगढ़ डाक बंगला में उन्होंने विश्राम किया, रात को वहां रुके। और उसके बाद वहां से सुबह, जैसे काल सुबह वहां से निकलने लगे। लेकिन जो डाक बंगले का केयर टेकर था, या खानसामा बोलते थे, जो खाना बनाते या उसकी देख देख करता है, उसने जिम कॉर्बेट को बोला कि मुक्तेश्वर से 2 किलोमीटर से पहले आप अलर्ट हो जाए, क्योंकि मुक्तेश्वर से 2 किलोमीटर में ही ये बाघ आतंक मचाता है, या इसका आतंक है। तो जिम कॉर्बेट ने सारी सुरक्षा ली और उसके बाद मुक्तेश्वर के लिए चल दी। वो मुक्तेश्वर पहुंचने के बाद, जब वो मुक्तेश्वर पहुंचते तो मुक्तेश्वर में उस टाइम केवल एक दुकान खुली थी, कोई मार्केट खुला नहीं था, बिल्कुल सुबह था। तो उस शॉपकीपर को, दुकानदार को बोलते हैं कि जो डाक बंगला होगा वो कहाँ होगा। तो उसे जिम कॉर्बेट को डाक बंगला बताते, और जिम कॉर्बेट हाँ
इसमें वो जो दुकानदार होते हैं उन्हें वो गवर्नमेंट ऑफिसर समझते हैं, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे। तो जिम कॉर्बेट को गलत बंगला बताते और जिम कॉर्बेट उस बंगला में जाके वहां नाश्ता करते। और बाद में जिम कॉर्बेट को और जो नाश्ता कराने वाला केयर टेकर था, तो उससे पता चलता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, सरकारी नौकर नहीं। तो वो उसके लिए जिम कॉर्बेट कुछ पैसे भी चुकाते, लेकिन उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी तो वहाँ के केयर टेकर पे हुई होगी। तब वो जिम कॉर्बेट को दूसरा वाला बंगला दिखाते कि दूसरा बंगला कहाँ रहना है। जिम कॉर्बेट वहां जाने के बाद उस टाइम पोस्ट ऑफिस भी नहीं खुला था, लेकिन नाश्ता वास्ता करने के बाद पोस्ट ऑफिस खुल जाता है। पोस्ट ऑफिस जाते हैं और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद वो वहां पे अपनी माँ को बताना चाहते थे कि मैं सुरक्षित मुक्तेश्वर पहुंच चुका हूँ। तो टेलीग्राम करते अपनी मम्मी को और उसके बाद बाहर आते। बाहर आने के बाद वो वहां पे जो पोस्ट ऑफिस का ग्राउंड था, आंगन था, वो बहुत बड़ा आंगन था। तो उसमें देखने लगते कि स्कैन करके कि कहाँ क्या है, किस तरीके है। वहां से दूर दूर तक पहाड़ियों में देखने लगते। तो इतने में देख ही रहे थे तो कुछ अंग्रेजों का घुड़सवार दल चल रहा था। उसमें घुड़सवार थे, कुछ अंग्रेज लोग चल रहे थे। वो शायद उसमें लिखा कि वो आर्मी के लोग थे। तो वो जिम कॉर्बेट को बताते कि वेटनरी इंस्टीट्यूट के आसपास जो है किस तरीके से, और वहां पे कल ही जो है उनको टेलीग्राम मिला था, जिस टेलीग्राम में ये बताया गया था कि जिम कॉर्बेट आ रहे हैं। ये पहली इंफॉर्मेशन होते थे। इतने में पोस्ट मास्टर भी अंदर से बाहर आते, क्योंकि वो जिम कॉर्बेट के सिग्नेचर पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि जो कल का टेलीग्राम आया था उससे पता चला कि जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट को इंफॉर्मेशन देने के लिए आ जाते हैं। इतने में जिम कॉर्बेट को इंफॉर्मेशन वहां पे देते रहते। तो वहां पे बहुत सारे और लोग भी आ जाते, क्योंकि वहां पे दुकानें थी और दुकानें भी खुल जाती। और जैसे गढ़वाल में आपको पता होगा, गढ़वाल कुमाऊं जहाँ दुकानें कम होती है, दूर दूर से एक दुकान पे आते हैं। तो वहां पे लगभग न्यूज का, ऐसे जिम कॉर्बेट कहते हैं कि न्यूज का बहुत इजीली पता लग जाता है, क्योंकि उस टाइम मुक्तेश्वर मैनीटर के बारे में ही सभी आके बात करते थे कि कहाँ पे क्या है कैसे। तो इन्हें लगभग बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिली। वो थोड़ा वहां से नीचे देखते, लगभग 4-5 किलोमीटर नीचे गहराई पे दिखाई दे रहा था। तो जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि ये जो है, क्या ये जंगल कौन सा है, क्योंकि जंगल सा दिखता है। तो वहां पे वो बोलते हैं कि ये बद्री शाह का सेब का बगीचा है। बद्री शाह जिम कॉर्बेट के दोस्त हैं। जिम कॉर्बेट ने उन्हें कई बार, बद्री शाह ने जिम कॉर्बेट को कई बार बोला था कि वो यहाँ के इस मैनीटर को मारे, बट जिम कॉर्बेट ने उसे नकार दिया था। उसका कारण ये था कि उन्होंने बद्री शाह को बोला कि यहाँ पे पहले से लोकल शिकारी, बहुत लोकल शिकारी जो इस मैनीटर को मारना चाहते हैं, और अगर मैं इसे मारना आता हूँ तो मुझे भारी समझा जाएगा और ये सही नहीं। तो इसके बाद जो है जिम कॉर्बेट आए नहीं, पर अब जो आए थे वो गवर्नमेंट की तरफ से आए थे। तो इस टाइम जिम कॉर्बेट ने ही उस मैनीटर को मारना था। जिम कॉर्बेट ये सब कुछ थोड़ा उधर देखने के बाद वो आगे चलने लगते। वो देखते कि उन्हें कोई नई न्यूज मिलती है, नया समाचार मिलेगा कि आखिर मैनीटर क्या, मैनीटर कहाँ है, कहाँ वो बाग है, कैसे है। तो एक जो रोड पहले मैंने जैसे बोला भी था कि गाड़ियां तो इतनी थी नहीं, रोड ऐसी थी नहीं, पर जो भी रोड बनी हुई थी उस रोड पे वो आगे चलने लगते। तो वो कहते हैं कि वहां कुछ ऐसे तो किलोमीटर कुछ लिखे हुए नहीं थे, पर अंदाजे से 5-6 मीलों जब चलते हैं तो उन्होंने एक बच्ची को देखा। वो थोड़ी प्रॉब्लम में थी, परेशानी में थी। वो एक बैल को ले जा रही थी आगे को, और बैल दूसरी तरफ भाग रहा था उसके, वो जाना नहीं चाह रहा था जहां वो लड़की उसे ले जाना चाह रही थी। तो जिम कॉर्बेट जब ये देखते हैं तो जिम कॉर्बेट उस लड़की को बोलते हैं कि आप बैल को आगे से पकड़ो और मैं पीछे से इसे हाँकता हूँ, क्योंकि जिम कॉर्बेट थोड़े दयालु किस्म के भी थे। और जिम कॉर्बेट को ऐसी चीजों में कोई नए हिचकिचाहट, हेजिटेशन होती थी, वो कर लेते थे। इसीलिए ज्यादातर लोग उन्हें उस टाइम पे एक देवता की तरह या एक पूज्य लोगों में उसे जिम कॉर्बेट को मानते थे, या अभी भी मानते हैं जो लोग उनके बारे में जानते हैं। तो जिम कॉर्बेट
बैल पीछे से हाँकने लगे। वो लड़की यही 9-10 साल की रही होगी, तो लड़की बैल को आगे खींचने लगती। तो जिम कॉर्बेट को थोड़ी देर में पता चलता है कि इस बैल का नाम कलवा है। जिम कॉर्बेट पूछते हैं क्या कलवा को हम चोरी करके ला रहे? तो बच्चे बोलते नहीं, हम चोरी करके नहीं ला रहे। तो बोलते फिर हम कहाँ ले जा रहे? जिम कॉर्बेट बोलते हम कहाँ ले जा रहे कलवा को? बच्चे बोलते चाचा के घर ले जा रहे। जिम कॉर्बेट फिर से पूछते कि चाचा के घर क्यों ले जा रहे? बच्चे कहते हैं क्योंकि चाचा के पास एक ही बैल है। तो कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि एक बैल कहाँ है या एक ही बैल क्यों है? तो बच्चे बोलते हैं कि एक बैल इसलिए कि एक बैल को कल ही चाचा के बाघ ने मार दिया था। अब जिम कॉर्बेट इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा क्या गरीबी के कारण, कर्जे के कारण उन्होंने एक बैल अपना क्या पता कर्जे के कारण बेच दिया हो या कुछ कारण हो। तो जिम कॉर्बेट इस चीज में भी हेल्प कर लेते थे। तो जब वो ये बोलते हैं कि एक ही ये बैल है, तो पूछते हैं कि क्या कारण था? यही कारण उनका पूछने का था। आगे लड़की फिर बैल खींचती रहती है। जिम कॉर्बेट ये पूछने के बाद चलने लगते हैं। तो लड़की फिर तुरंत कुछ देर बाद पूछती है कि क्या आप बाघ को मारने आए? तो जिम कॉर्बेट बोलते हैं हाँ, मैं बाघ को मारने आया। तो बोलते हैं कि आप फिर उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हैं? ये तो उल्टी दिशा है, बाघ ने बैल को तो दूसरी दिशा में मारा है। कॉर्बेट बोलते हैं कि बैल छोड़ने के लिए हम आपके साथ आ रहे हैं, और बैल को लेके जाते हैं और उस लड़की के साथ तो बैल को ले जाते रहते हैं। बैल छोड़ते हैं तो चाचा के घर में जाने के बाद अंदर से आवाज आती है कि पुतली बैल को जो है खूंटे पे बांध दो और आप घर चले जाओ। जिम कॉर्बेट फिर पूछते हैं कि यहाँ जब आदमखोर बाघ है, आपको पता है कि आदमखोर बाघ है, तो आप अकेले क्यों आए? पता है कि आदमखोर बाघ है। तो वो लड़की बोलती है हाँ मुझे पता है, कुंती की माँ और भौसे सिंह के पापा को भी ये इस आदमखोर बाघ ने खाया हुआ। तो बोलते जब आपको पता है कि ये आदमखोर इतना खतरनाक है तो आप अकेले कैसे आए? तो लड़की बोलती है कि बस मुझे अकेला आना पड़ा, पापा की तबीयत खराब थी, पापा को भाबरी बुखार था। भाबरी बुखार मलेरिया को बोलते थे, भाबर में जो होता था इसलिए उसे भाबरी बुखार कहा जाता था। फिर कॉर्बेट ने पूछा कि मम्मी क्यों नहीं है? तो कहा कि वो पापा की रेख देख में थे, उनके लिए थोड़ा खाना वाना बना रहे थे, इसलिए मम्मी नहीं आ पाई, घर का सारा काम देख रहे थे। तो कहा कि कोई भाई क्यों नहीं आया? भाई है कोई और? तो ना उस लड़की ने कहा कि मेरा भाई था पर वो मर गया और बाकी मेरे कोई बहन और कोई है नहीं, तो इसलिए उस लड़की को अकेला जाना पड़ा। फिर जिम कॉर्बेट उसके साथ चलने लगते हैं। उसे पूछते हैं क्या आपको पता है कि बाघ ने किस जगह पे उसे मारा है? तो लड़की कहती है हाँ मुझे पता है कि किस साइड उसे मारा है, बैल को किस साइड मारा है। तो जिम कॉर्बेट बोलते हैं क्या आपको जगह पता है, प्रॉपर जगह किस जगह मारा है? तो लड़की बोलती है जगह पता नहीं कि कौन सी जगह पे मारा हुआ है, पर यह पता है किस साइड मारा हुआ, किस तरफ मारा हुआ है। तो जिम कॉर्बेट फिर बोलते हैं कि आपको कैसे पता कि उसे मारा? तो बोलते हैं कि क्योंकि चाचा कल जो है पापा से जब बात कर रहे थे तो तब मुझे बात पता चली कि कहाँ पे मारा और कैसे मारा। तो उसके बाद फिर जिम कॉर्बेट पूछते हैं कि किस टाइम मारा? तो वो लड़की बताती है जब सुबह के टाइम गाय बच्चियां या बैल जितने भी डंगर थे चरने जा रहे थे, तो उस टाइम बाघ आता है, बाघ उनके बीच में आता है, बैल को मार के ले जाता है। इसके बाद उस लड़के का घर आ जाता है। बीच में वो लड़की बताती है रास्ते में मिलके कि इस जगह से जो ये रास्ता जा रहा है इस रास्ते पे बैल को मारा हुआ है। जिम कॉर्बेट फिर उस लड़की के घर तक जाते हैं, उसे छोड़ते हैं, वापस आते हैं और जहां से बताया था कि ये बारीक रास्ता जंगल को जा रहा है इस पे मारा है, तो जिम कॉर्बेट बिल्कुल एहतियात बरतते हुए उस साइड को निकलते हैं। वो कुछ आगे चलते हैं तो कुछ आगे चलने के बाद वो देखते हैं कि वहां पे
जो जानवरों में भगदड़ मची हुई, जैसे बाघ आता है तो भगदड़ मचती है, तो जो भगदड़ मची हुई थी वो दिखी, उनके खुर के निशान थे। जिम कॉर्बेट फिर आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद देखते हैं कि जहां पे उस बैल को मारा था वो जगह वहां से ड्रैग करके ले जा रखा था, ड्रैग खींचते हुए ले जा रखे थे। तो पता चला जिम कॉर्बेट उसका पीछा करते हुए जाते हैं कि क्या है। तो थोड़ी आगे एक रेविन थी, उस रेविन को पार करके एक खेत था, और उस खेत भी नहीं बोलेंगे, मैदान टाइप का था। उस मैदान टाइप में उस बैल को रखा था। जिम कॉर्बेट जब देखते तो वहां पे जाके देखते कि कहाँ पे बैठने की जगह है, तो उन्हें दिखाई नहीं दी जगह, उन्हें सिर्फ एक पेड़ दिखाई दिया जिसमें बैठने के लिए 8-10 फुट की जगह थी ऊपर। जिम कॉर्बेट उसे सेलेक्ट करते हैं। उस टाइम 2 बजे का टाइम था। जिम कॉर्बेट सेलेक्ट कर लेते कि इस पेड़ पे मैंने बैठना है रात को, झूमाचार लगाते बाघ मारने के लिए। और अभी कहा कि 2 बज रहे, क्योंकि बाघ ने जो बैल था थोड़ा उससे खाया हुआ था, आधे से ज्यादा बचा हुआ था, तो इसका मतलब बाघ दोबारा उसे खाने आएगा। अब जिम कॉर्बेट सोचते हैं कि ये सही टाइम है, बद्री शाह को मिलके आ जाएंगे, उन्होंने इतनी बार मिलने के लिए बोला था, तो बद्री शाह को मिलके आ जाएंगे और कुछ जलपान हो जाएगा तो वो भी कर लेंगे। जिम कॉर्बेट वहां से बद्री शाह के घर आते हैं और बद्री शाह से मिलते हैं। बद्री शाह जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें गेस्ट हाउस में ले जाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, चाय पानी करवाते हैं, और उसके बाद जिम कॉर्बेट और बद्री शाह उनके साथ एक आदमी उस जगह के लिए चल देते हैं जहां पे बैल मारा हुआ था। अब जिम कॉर्बेट जब देखते हैं कि वहां जाने के बाद उन्हें बताते हैं कि मैं इस पेड़ पे बैठता हूँ। भले बद्री और जो उसके साथ आदमी गए थे, एक आदमी गया था, वो मचान बनाने के लिए सामान भी ले जा रखे थे, तो मचान बनाने के वहां पे कोई जगह थी नहीं। जिम कॉर्बेट बोलते मुझे इसी पेड़ पे बैठना है, तो मना कर देते कि नहीं इस पे मत बैठो, इस पे बैठना बेकार है क्योंकि कम दूरी है, और अगले दिन हो सकता है ये बाघ जो होगा बैल को आगे ले जाएगा, खींच के इधर उधर कहीं पे ले जाएगा, खींचने के लिए सुटेबल जगह मिल जाएगी तो कोई पेड़ होगा वहां पे बैठ के कल वहां पे बैठा जाएगा, क्योंकि ये आदमखोर बाघ है और 8-10 फुट तो कोई बड़ी जगह है नहीं, तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं अगर आदमखोर बाघ नहीं होता तो मैं इसे छोड़ भी देता कि एक दिन चलो ठीक है, लेकिन आदमखोर बाघ के लिए मैं 1% चांस से भी छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो आदमखोर था और इतने लोगों को मार रहा था। तो जिम कॉर्बेट बोलते नहीं मैं इसी में बैठूंगा और मैं बैठ सकता हूँ इसमें। जिम कॉर्बेट बैठते हैं और जिम कॉर्बेट को एक और बात याद आती। जब दिन में वो बद्री शाह के साथ थे तो बद्री शाह ने बोला कि ये बाघ कभी भी दोबारा जो है जहां पे शिकार करा रहता है, एक बार मार के खाता है जितना खा सकते, उसके बाद दोबारा इसमें वापस नहीं आता। तो जब जिम कॉर्बेट पूछते कि क्यों नहीं आता वापस, उसने तो बद्री शाह उन्हें बताते कि वापस नहीं आने का कारण बाघ का एक है। एक तो जितने शिकारी इस पे मारने के लिए बैठे, तो जहां पे उसका मार के किल रखा रहता है तो उसके आसपास से झाड़ियां बिल्कुल कटवा देते हैं, ऊपर से एक बहुत बड़ा मचान बनाते हैं और मचान में एक से अधिक शिकारी बैठते हैं। तो उसका कारण यह है कि जब भी बाघ, कोई भी बाघ हो, तेंदुआ हो, जब वो एक बार मार देते उसे और दोबारा उससे खाने के लिए आते तो बहुत ज्यादा देख के आते हैं, चौकन्ने होके आते हैं कि किसी ने इसमें नजरें गड़ा रखी है या कोई शिकारी तो नहीं बैठा हुआ, कोई हमें रिस्क तो नहीं, तो दोबारा बहुत चौकन्ने होके आते हैं। पहला कारण यह था कि वहां के जहां पे उन्होंने उसे मारा तो झाड़ियां कटाने से पहले बाघ चौकन्ना हो जाता था। दूसरा, इतना बड़ा मचान बनाना कि बाघ को बहुत दूर से दिखाई देता था, तो बाघ नहीं आता था कि यहाँ पे एक चीज थी नहीं, ये होने का कारण क्या है, और अगर वो कारण है तो उसके ऊपर बाघ बहुत ही तेज नजर होती है, वो देख लेता है कि इसके ऊपर क्या बैठा हुआ है क्या नहीं। उसके अलावा तीसरा, एक से ज्यादा जब शिकारी बैठते हैं तो क्या करते हैं कि आवाज हो जाती है इस चीज का, तो बाघ इस कारण दोबारा कभी उसमें उस शिकार पे दोबारा वापस कभी नहीं लौटता था। कॉर्बेट बैठे,
4 बजे उन्होंने अपनी सीट ली। कुछ देर बाद ही जो काकड़ बार्किंग डियर के नाम से वो अलार्मिंग कॉल देने लगा। जब कोई भी कार्निवोरस बाघ, तेंदुआ मूव में हो, चलते हो, तो काकड़ अलार्मिंग कॉल देता है। काकड़ के अलावा बहुत सारे जानवर, पक्षी अलार्मिंग कॉल देते हैं, पर जो देखता है उस टाइम वही देता है। तो अलार्मिंग कॉल देने लग गया। तो कॉर्बेट समझ गए कि बाघ इधर को आने लग गया। उसकी एक तरफ को नीचे घाटी थी और एक तरफ को पहाड़ी थी, तो घाटी से बाघ ऊपर को आने लग गया। कॉर्बेट साहब इंतजार करने लग गए उसका। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि काकड़ की आवाज धीरे धीरे कम होने लग गई। इसके मतलब वो तो उधर चले गया और बाघ अपने शिकार की तरफ आने लग गया। अब आने के बाद अंधेरा होने लग गया। अब अंधेरा होने लगा, बाघ दिखा नहीं। कॉर्बेट साहब ये समझ गए थे, जिम कॉर्बेट की बाघ आ चुका है और उसे कौशल से देख रहा है कि ये जो है इसमें कोई बैठा हुआ है या कोई खतरा तो नहीं, तो देखने लगा। होते होते क्या होता है कि अंधेरा होने लगा। अब अंधेरा होने लगा तो जिम कॉर्बेट को अंदाजा होता है किसी चीज के चलने का। जो बाघ होता है उसके भारी कदमों का, एक तो उसके भारी कदम होते हैं, दूसरे सॉफ्ट कदम होते हैं उसके, और किसी लकड़ी उकड़ी पे पड़ती है जो सूखी बारीक लकड़ियां होती है तो वो टूटती है, तो उनके टूटने की आवाज सुनाई दी। कॉर्बेट समझ गए कि बाघ मूव है और आते आते वो आता है और जिस पेड़ में जिम कॉर्बेट बैठे रहते उसी पेड़ के नीचे लेट जाता है। अब जिम कॉर्बेट को पता लग जाता है क्योंकि लेटने की आवाज आती है, किसी सॉफ्ट चीज जब वो पड़ती आती है और वहां पे लेट जाती है। जिम कॉर्बेट समझ जाते हैं कि बाघ आके इसी पेड़ के नीचे लेट गए। अब जिम कॉर्बेट मोशनलेस रहते बिल्कुल भी, क्योंकि हिल डुल नहीं सकते थे। अगर बाघ थोड़ा भी समझ लेता तो उसने भाग जाना था। जिम कॉर्बेट ऊपर, बाघ वहीं नीचे था। अब अंधेरा होने लग गया, बादल भी आने लग गए, नहीं चांदनी रात थी, धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया। जो बैल मारा था उसका सफेद कलर था और जिम कॉर्बेट को धीरे धीरे वो बैल भी नहीं दिखाई देने लगा, इतना अंधेरा होने लगा। अंधेरा होते होते जब कुछ ज्यादा अंधेरा हो गया तो जिम कॉर्बेट अब इस भरोसे थे कि अंदाजा से मारा जा सकता है। जब पूरा अंधेरा हो जाता है तो जिम कॉर्बेट फिर उस आवाज को सुनते हैं जब टाइगर उनके पेड़ के नीचे से उठता है और वहां से शिकार की तरफ जाने लगता है। शिकार की तरफ जाता है और अब वो हड्डियां चबाने की आवाजें आने लग गई। जो शिकार था उसे खाने लगा, शिकार खाने लगा, हड्डियां चबाने लग गया। जिम कॉर्बेट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब जिम कॉर्बेट एक अंदाजा लेते और अंदाजा लेने के साथ वो निशाना बनाते जहां पे से आवाज आती। वो देखते कि ये आवाज इस जगह पे है। फिर वो जैसे उसमें ट्रिगर प्रेस करने वाले थे तो जिम कॉर्बेट थोड़ा सा राइट लेते, उन्हें लगता है कि राइट को है और गोली चला देते हैं। गोली चलाने के बाद होता क्या है कि जिम कॉर्बेट वहां से जिम कॉर्बेट गोली रिलीज करते, वहां से भाग की आवाज आती है, वो भागता है, गुर्राता भागता है और आगे आवाज खत्म हो जाती है थोड़ा चलने के बाद। जिम कॉर्बेट सोचते हैं या तो बाघ को जो है गहरी चोट लगी जिससे वो मर गए, या तो बाघ को कोई चोट लगी नहीं। अब जिम कॉर्बेट पेड़ में वैसे मोशनलेस बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कुछ देर। जब कुछ पता नहीं चलता तो जिम कॉर्बेट क्या करते हैं, जो गन रहती है उसे नीचे रखते हैं अपने पैरों में ऐसे करके, तो बाघ को पता चलता है, बाघ उसी के साथ थोड़ा आगे चलता है, जहां पे से शिकार था उससे थोड़ा आगे चलता है, गुर्राता है। अब जिम कॉर्बेट तो ये सोच रहे थे कि शिकार पे आएगा नहीं, दोबारा इसने शिकार पे आने नहीं तो कुछ फायदा नहीं। अब जिम कॉर्बेट बोलते अब तो कुछ हो भी नहीं सकता, डर उन्हें लगने लग गए क्योंकि ये तो आदमखोर बाघ था। ऊपर से 8 से 10 फीट पे ऊंचाई पे बैठे हुए थे, घना अंधेरा था जिसमें कुछ नहीं दिख रहा था। अगर जिम कॉर्बेट बोलते कि वैसे भी अगर बाघ आदमखोर भी ना हो और वैसे भी दिखाई दे अंधेरी इस जगह पे, तो वैसे जो है रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर वैसे बढ़ जाता है।
लेकिन उन्हें तो आदमखोर बाग है, अंधेरी घनी रात है, कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये होना लाजमी था। बट उन्होंने सोचा, वो फिर भी एक लॉजिकली अपने आप को सेफ मान रहे थे, क्योंकि वो 8 से 10 फुट की ऊंचाई पे थे। इसके बाद वो सोचते अब टाइगर ने तो आना है नहीं, तो क्या करते, सिगार, उन्होंने सोचा हम सिगार पी लेंगे, तो सिगार जलाए। जैसे सिगार जलाते हैं तो वैसे फिर से जो बाघ था वो आगे बढ़ा और फिर से गुर्राया। अब जिम कॉर्बेट डर जाते और भी, अब उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो ऐसे रहे, बाघ वहीं आसपास था। और धीरे धीरे वहां पे बादल आने लग गए, बूंदाबांदी होने लग गई, और बूंदाबांदी के साथ साथ बहुत तेज बारिश होने लगी। जब बारिश, पहले धीरे बारिश पड़ी, फिर तेज बारिश हो गई। अब तेज बारिश हो गई, तो जब भी तेज बारिश होती है तो कोई भी जानवर होता है तो मोस्टली वो खुले से ऐसी जगह पे चले जाता है जहां पे बारिश कम पड़े। और खासकर बाघ तेंदुए तो ऐसी जगह पे उन्होंने शेल्टर ढूंढे रहते, शेल्टर वाले शेल्टर होते कि कहीं पत्थरों के नीचे उन्होंने अपनी जगह बनाए रहते जहां बारिश नहीं आती। अक्सर वो उन जगहों पे चले जाते, या तो उन पत्थरों के बीच में या कुछ गुफाएं टाइप की उन्होंने बनाए रहते, उस जगह पे वो घुस जाते ताकि उन्हें बारिश से कुछ नुकसान ना हो या बारिश से बच सके। तो अब बाघ तो वहां से जा चुका होगा, लेकिन जिम कॉर्बेट मूसलाधार बारिश हो रही, वरना तो नीचे उतर सकते थे, क्योंकि नीचे उतरने का रिस्क ये था कि आदमखोर बाघ उन्हें पता नहीं कि है कहां पे, और पेड़ में उन्हें ठंड लग रही क्योंकि वो बुरी तरीके से भीग रहे थे, और ना वो सो सकते थे क्योंकि अगर वो सोए नीचे गिरे तो बाघ उन्हें खा सकता है। पेड़ में बैठे रहे, ऐसे पूरी रात उन्होंने गुजारी वहां पे। सुबह होते हैं बद्री साहब और उनका एक आदमी आता है उनके साथ, चाय लेके आते। तो जिम कॉर्बेट के पैर जाम हो चुके थे क्योंकि ठंड से जाम हो चुके थे, भीगे हुए थे। तो जिम कॉर्बेट को दोनों सहारे से नीचे उतारते हैं, नीचे उतारने के बाद चाय भी पिलाते हैं, और इतने में बद्री साहब अपने आदमी को बोलते हैं कि वो जाके आगे जाके घर में जाके जहां बगीचा था वहां आग जला दे, क्योंकि जिम कॉर्बेट के कपड़े सूख जाएंगे उसमें। वो आग जलाने के लिए बोलता है, और उसके बाद उसे आगे भेज देता है। जिम कॉर्बेट चाय पीते और लगभग फिर चलने लगते। लगभग उनके कपड़े ही गीले थे, बाकी उनके जो पैर जाम हो रखे थे खुल जाते। जब वो कहते हैं कि मैं आगे चलने लगा तो बस त्रिपीक जो अच्छे नहीं लग रहे थे, गीले कपड़े नहीं लग रहे थे, बाकी एकदम सही लग रहा था। चलने लगे, कुछ मील आगे चलने के बाद वो देखते हैं कि 2 पैरों के निशान, 2 जोड़ी तो नीचे आने के, फिर एक जोड़ी ऊपर जाने का निशान है, और जो ऊपर जो निशान गया है उसके पीछे कहीं भी से थोड़े आगे से भाग कूदता है और वो उस निशान के पीछे पीछे चलने लगता है। अब वो पैर के निशान से दिख रहा था जैसे कि जो आदमी था वो भी बड़ी तेजी में चल रहा था और बाघ भी उसका पीछा बड़ी तेजी में कर रहा था निशान से। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं क्योंकि 20 मिनट हो चुके थे वहां से चले हुए, वो कुछ कर सकते नहीं, जो 15-20 मिनट का फासला है, अब जो होना होगा वो तो होगा, लेकिन वो तेजी से पीछा करना चाहते कि आखिर हुआ क्या है। तो पीछे चलने लगते वहां और निशान के पीछे पीछा करते हुए आते, और जहां पे बगीचा होता वहां पे देख के वो फाइनली खुश हो जाते क्योंकि वो आदमी बगीचे के अंदर जा चुका था घर में, और बाकी वहां से नीचे घाटी की तरफ जाके जंगल के साइड से घाटी में चली गई थी। अब जिम कॉर्बेट घर आते, घर आने के बाद जिम कॉर्बेट बद्री शाह को बोलते कि आखिर क्या होगा, किस तरीके के ये है, क्या करना चाहिए। तो बद्री साहब बोलते नीचे घाटी है, उस घाटी में ये बाघ अक्सर रहता है। तो जिम कॉर्बेट नाश्ता करने के बाद बोलते हैं कि हाका लगाया जाएगा आज दिन में यहाँ पे, और हाका लगा के मैं एक जगह पे बैठूंगा और इसे मारा जाएगा। वो खाना वाना खाते हैं। बद्री साहब का सेब का बगीचा था जैसे बोला, तो बद्री साहब बोलते हैं हाँ ठीक है हाका लगाएंगे, पर मैं नहीं आ सकता। वो अपने जो मैनेजर था गोपाल को उनका हेड बना देते जो कमांड संभालेगा, और
अपने आप सेब का काम देखने लगते हो। सेब पैकिंग हो रहा था। बद्री साहब बोलते हाँ ठीक है। वो अपने मैनेजर गोविंद को कमांड करने के लिए भेज देते और जो बद्री साहब थे वो नहीं आ सके। उनका नहीं आने के कारण, क्योंकि वो अपने सेब पैकिंग करवा रहे थे और गोविंद को कमांड संभालते, क्योंकि उनका सेब का बगीचा था नैनीताल में। उस टाइम सेबों की कीमत महंगी चल रही थी, तो सेब को पैकिंग करवा रहे थे। वो बोलते हैं कि जब 1 घंटा हो जाएगा तो 1 घंटे में वो क्या करेंगे कि कमांड के लिए वो हवाई फायरिंग कर लेंगे और उससे पता चल जाएगा कि हक्का लगाना है। गोविंद जो होता है वो 30-35 लोग जितने जमा होते हैं उन्हें लेके जाता है और हक्का लगाने के लिए। कॉर्बेट भी जाते हैं। जिम कॉर्बेट उनके अपोजिट में बैठने के लिए 4 जगह ढूंढ रहे थे। वहां देखते हैं कि कैसी जगह है। वो नीचे एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे सीधा रास्ता था और वहां से नीचे एक तीखी ढलान थी। उस ढलान पे देख रहे थे वहां की क्या है कैसे उस एरिया को। तो इतने में उन्हें मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने साइड में देखा तो एक कंकाल पड़ा था किसी जानवर का, गाय बैल जो भी मारा होगा। तो उस पर हड्डी मात्र थी, वो बाघिन ने मार के खा चुकी थी। तो कॉर्बेट उठाते उस कंकाल को और वहां से उस ढलान से नीचे फेंक देते। वहां एक नदी थी, रेविन में फेंक देते। अब देखो रेविन में फेंक देते तो इतने में क्या होता है कि बद्री साहब हवाई फायरिंग कर देते और हाका लग जाता है। अब कॉर्बेट देखते कि हाका पहले उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन फिर कुछ देर बाद आने के बाद हाका बंद हो जाता, वो कहीं और को चले जाते। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि हाका लगाने वाले लोग उनकी तरफ आने लग गए और कुछ हुआ नहीं। हाके वाले तो आ रहे थे, शायद पहले में जब वो हाके में आवाज नहीं आया उन्हें लगा कि कहीं और को निकल गए, तो हो सकता वहां पे कोई टर्न रहा हो जिससे आवाज नहीं आ रही थी। उसके बाद जब वो देखते हैं कि उनके करीब आने लगते तो कॉर्बेट उन्हें इशारा करते और उन्हें अपनी साइड बुला देते, कहते कि इधर आ जाओ, क्योंकि हाका लगभग लगा नहीं था, सही से लगा नहीं था, वो मिसमैनेज था, मिस हो गया था। तो कॉर्बेट बुलाते हैं और वहां पे आके बात फिर गोविंद से बात करने लगते हैं बाघ के बारे में कि अब आगे क्या करना चाहे, ऐसे क्या। तो इस टॉपिक पे बात ही हो रही थी। तो आमने सामने उनके मुंह थे। गोविंद कॉर्बेट साहब की तरफ देख रहा था, कॉर्बेट गोविंद की तरफ देख रहे थे। तो देखते 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 कि कॉर्बेट साहब देखते कि गोविंद एकदम चुप हो गए, वो कुछ भी नहीं बोल रहे। क्योंकि अक्सर कई बार क्या होता है कि बाघ देखने के बाद ऐसे लोग हो जाते, चुपचाप हो जाते, कुछ नहीं बोलते। तो कॉर्बेट पीछे पलट के देखते हैं तो बाघ उनकी तरफ को आ रहा था। अब कॉर्बेट चुप हो जाते, बीच में एक रेविन थी, उस रेविन को क्रॉस करके आना था। कॉर्बेट चुपचाप हो जाते, कॉर्बेट भी सबको चुप होने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि आने दो उसे। अब वो जब बाघ उधर आता रहता तो सोचते हैं कि इसे कैसे डील किया जाए, इसे कैसे मारा जाए, और तरकीब सोचते। कई बार क्या होता है कि कहीं और निकल जाता तो उसके लिए हर कोई पूरी तैयारी करते, क्या ये यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ गोली मारूंगा, सोच रहे थे। तो इस तरह में बाघ वहां से उतरता है नीचे रैबिन में, उस नाले में चले जाता है, नदी में, नदी भी नहीं बोलेंगे, बरसाती नदी होती है, जहां पे वो कंकाल फेंका हुआ था कॉर्बेट ने। अब कॉर्बेट तुरंत वहां से दौड़ते हुए आगे जाते हुए देखना चाहते थे कि क्या कर रहा है, बाघ का अगला मूवमेंट क्या है। तो वो वहां पे कटीली झाड़ी झंकार जो होती है उन झाड़ियों पे फंसते और उनका हेड गिर जाता है। अब वो चुपचाप आगे जाते, आगे जाने के बाद सुनते हैं, देखते हैं, तो बाघ जो होता है वहां उस कंकाल से कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। वहां से हड्डियों के टूटने की आवाज आती रहती, वो उन हड्डियों से कुछ अपने लिए भोजन तलाश रहा था, क्योंकि वो भूखा था, कल रात को भी उसने कुछ खाया नहीं था। अब कॉर्बेट साहब जैसे वो ध्यान से सुनते रहते, देखने की कोशिश करते, इतने में पीछे से आवाज आती, तो देखते कि गोविंद वहां पे टोपी लेके आ रखे, जो उनका हेड था, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी यूरोपियन बिना हेड के यहाँ नहीं घूमता था। जब बिना हेड के नहीं घूमते थे तो उन्हें लगा कि कॉर्बेट साहब भी इसीलिए नहीं घूम सकते, तो उसे लेके आते।
कॉर्बेट साहब उन्हें हेड लेते और उन्हें बोलते कि चुपचाप, उन्हें हेड पकड़ा के चुपचाप उधर रखते हैं कि यहीं पे चुपचाप कोई आवाज मत करो, और बिठा देते एक थोड़ा सा वहां पे वैसी जगह आती, थोड़ी रेबिन टाइप की ये थोड़ी जगह बनी हुई थी, तो उस जगह पे बिठा देते, 2 कट पड़े थे उस पर फिट कर देते और फिर कॉर्बेट नीचे देखने लगते। इतने में देखते हैं तो देखते कि जो बाघ था उसने क्या किया, वो छोड़ लिया जो खा रहा था और वो दूसरे तरफ की पहाड़ी में चढ़ने लगा। अब कॉर्बेट साहब सोचते हैं कि ये तो कोई है नहीं, काफी दूर है, पर अब रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो एक पेड़ के बगल से जैसे ही निकलता है तो कॉर्बेट साहब काफी दूर से एक गोली वहां से चला देते। अब जैसे गोली चलाते हैं, गोली चलने के बाद जैसे गोली पड़ी तो बाघ वहां से तुरंत मुड़ता है और जिधर जिम कॉर्बेट थे वहां को भागने लगता है बहुत तेज स्पीड में। जिम कॉर्बेट सोचते हैं कि इस बाघ ने हमें देख लिया। उन्हें पहले पता नहीं था कि आखिर इसने ऐसे क्यों किया, उन्हें पता नहीं चला। उन्होंने सोचा कि इस बाघ को यह पता चल गया ये गोली कहां से है और ये सीधा अटैक करने आ रहा है। उन्हें यह भी पता नहीं था ये गोली से लगी या मिस हो गई। बाघ आता है और जिम कॉर्बेट की तरफ जैसे वो वहां पे चढ़ता है, थोड़ी सी उसमें जिम कॉर्बेट गोली मार देते और गोली मार के वो बाघिन नीचे गिरती है और वहां पे एक पानी का पॉन्ड सा बना हुआ था, तालाब टाइप का, वहां जाते हैं और खून से भर जाता है। जब खून से भर जाता है जिम कॉर्बेट नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद देखते हैं कि बाघिन मर चुकी है। वो जो पानी का तालाब था वो भी खून से भर गया था क्योंकि वो पानी में खून मिल गया था। और लोग हल्ला करते हैं कि जितने 30-35 होते हैं कि बाघ मार दिया गया, बाघ मार दिया गया। और इसके बाद बद्री शाह का सामने 1-1.5 किलोमीटर पे बगीचा था, सेब का बगीचा था। बद्री शाह को ये आवाज जाती और वो वहां के आसपास के लोगों को बताने के लिए 10 हवाई फायरिंग करता है ताकि सबको पता चल जाए कि बाघ मर चुका है। जिम कॉर्बेट ने 2 गोलियां चलाई थी और उसके बाद आवाज आने के बाद, उसके बाद जब जिम कॉर्बेट जाते हैं तो जिम कॉर्बेट देखते हैं कि बाघ नहीं, एक बाघिन थी। और फिर वो देखते हैं कि इसकी एक आंख नहीं थी और इसका एक पैर भी नहीं था। इसका एक पैर नहीं था, पैर से चल नहीं पा रही थी, पैर था पर वो चल नहीं पा रही थी। उसमें क्विल चुभे हुए थे, साइज सुना होगा, ये पॉर्क्यूपाइन जो होता है उसके क्विल चुभी हुई थी जिससे वो सही से वर्क नहीं कर पा रही थी। और जो उस टाइम जब कॉर्बेट साहब ने उन्हें गोली चलाई और वो उनकी तरफ भाग के आए तो जज नहीं कर पाए कि गोली कहां से आई। उसे लगा कि किसी ने गोली उसके ऊपर से चलाई, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में बचने के लिए भागी बड़ी तेजी से, लेकिन वो मारी गई। जिम कॉर्बेट बताते हैं कि जो उसके पहले घटना हुई थी वो घटना कुछ इस तरीके से हुई थी। वो जंगल में पॉर्क्यूपाइन जो होते हैं, यस फाइन बोलते हैं, तो उसे मारने गए। वो उसने अपने क्विल एक तो उसके आंख में मार दी जिससे वो एक आंख से अंधी हो गई थी, आंख चली गई थी, और एक पंजे में उसके क्विल चुभ गए थे। वो क्विल्स अगर किसी के पैर या किसी जगह पे चुभ जाए तो निकले नहीं, तो सड़ते भी नहीं और खिसकते भी नहीं, जगह जगह पे दर्द या ऐसे घाव बनाते रहते, सेप्टिक बनाते रहते। तो सेम उस पे हुआ। तो उसका पहले जो विक्टिम या शिकार बने वो किस तरीके से बने, उसका कारण था कि जंगल में जब उस पे क्विल चुभी हुई थी, एक तो भूखी थी, ऊपर से वो अपने पैर को लगातार चाट रही थी ताकि क्विल निकल जाए, वो कहीं लेटी हुई थी। तो एक महिला घास काटते काटते उसके सामने पहुंच गई और वो पहले परेशान थी, एक भूखी थी ऊपर से परेशान थी, न चल फिर पा रही थी ऐसे। तो उसने इरिटेशन में आके उस महिला पे एक पंजा मार दिया और जिससे उसकी गर्दन अलग हो गई। बोलते हैं कि वो घास काटते काटते उस महिला को ये भी पता नहीं चला कि हुआ क्या। उसके एक हाथ में दराती थी और एक हाथ में घासी थी, तो इस तरीके से मारा था। बाघिन ने उससे खाया भी नहीं, टच भी नहीं किया, वहां से उठ के दूसरी जगह चली गई। कुछ दिन बाद
होता क्या है कि लोग लकड़ी काटने जंगल जाते हैं, बाघिन एक पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी और वहीं आराम कर रही थी। पहले वो पीड़ा में थी, दर्द में थी, तो उसके नीचे जब वो आराम कर रही थी तो जो एक पेड़ काटने वाला था वो केवल धोती में था और वो ठीक उसी पेड़ के नीचे चले गया जहां पे बाघिन आराम कर रही थी। जब उसने इरिटेशन में देखा तो उसने उसे पंजा मारा और उसे भी मार दिया उसने। जब उसने उसे मारा तो इस बार उसने देखा कि उस पर खून लगी हुई थी उसकी बॉडी में। उसमें जब उसने पूरी उसकी बॉडी में खून देखा तो खून देखते उसे लगा कि ये कोई खाने की चीज है और उससे उसने कुछ मांस खा लिया। जब उसने उससे कुछ मांस खाया तो उसे पहली बार पता चला कि इसे मैं खा सकती हूँ और खाने के साथ साथ इसे मारना भी बहुत ईजी है, क्योंकि उसका एक पैर ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो बड़े जानवरों को मार नहीं पा रही थी। और जैसे चीतल, काकड़, ये हिरन जो होते हैं ये भागते तेज है और इंसानों के मुकाबले ये ज्यादा अच्छे से लड़ सकते हैं, तो इंसानों से ज्यादा इजी लगा और इस वजह से वो आदमखोर बनी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।